हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीए क्लासेस 2.0 पर। हाँ, तो आज हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान यूपी बोर्ड क्लास 10th का बहुविकल्पीय क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके पेपर में आता है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? तो सन 1815 ईस्वी में क्या हुआ था? गणतंत्र की घोषणा हुई थी। ये आपका आंसर है। हाँ, अगला, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में। कितने में? 1789 ईस्वी में। अगला, 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो वो एक असीमित राजतंत्र था। हाँ, अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं थी। असीमित राजतंत्र था। अगला, राजतंत्र मतलब राजा का शासन चलता था। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध किस देश था? तो फ्रांस। किससे होगा? फ्रांस से, क्योंकि ये फ्रांस की थी क्रांति। नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था? अथवा फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो कब की गई थी? 1804 ईस्वी में। किसमें? 1804 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा 1804 ईस्वी के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? हाँ, तो कौन सा नहीं जोड़ा गया था? तो आपका था क्या? जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार। हाँ, क्या नहीं जोड़ा गया था? जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार। अगला, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम सबसे कहाँ हुआ था? तो चूंकि ये फ्रांस की क्रांति थी तो इसलिए फ्रांस में शुरू होगा ना। अगला, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की घटना से ना, अर्थात फ्रांस की क्रांति से। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, अर्थात यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों उदय हुआ था, इसका क्या कारण था? पहला है नए मध्यम वर्ग का उदय, सही है। दूसरा, उदारवादी विचारधारा का प्रसार, ये भी सही है। क्रांतिकारियों का उदय, ये भी सही है। अर्थात ये सभी हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मध्य वर्ग के उदय का कारण क्या था? तो मध्य वर्ग के उदय के कारण क्या था? उन्होंने अपना एक नया बिजनेस शुरू किया था, अर्थात कुछ चीज़ें बनाते थे और उसे बेचते थे जिससे वे भी थोड़ा रिच हो सके, अर्थात औद्योगिकीकरण। दूसरा, जैल्वे राइन का गठन कब किया गया? तो जैल्वे राइन का गठन सन 1834 ईस्वी में हुआ। जैल्वे राइन का गठन कब हुआ? सन 1834 ईस्वी में ना। अगला, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? तो नेपोलियन की पराजय सन 1815 ईस्वी में हुई थी। देखिए 2023-22 में पूछा गया है। तो कब हुई थी? 1815। नेपोलियन की पराजय 1815। नेपोलियन की पराजय 1815 ईस्वी में हुई थी। विनया सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की? विनया सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की? तो मैटरनिख ने। किसने की? मैटरनिख ने। अगला, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना विनया कांग्रेस द्वारा की गई थी? हाँ, तो किसके द्वारा की गई थी? बुर्बो वंश द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश द्वारा। अगला, यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ? तो यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ? तो सन 1830 ईस्वी में। किसमें? 1830 ईस्वी में, अर्थात जुलाई के 1830 ईस्वी में। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का
किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो वो क्या था? संवैधानिक राजतंत्र। क्या था? संवैधानिक राजतंत्र। अगला, ज्यूसपी मोत्सिनी का संबंध था। ज्यूसपी मोत्सिनी का संबंध था तो कहाँ से होगा? फ्रांस से होगा, चूंकि ये फ्रांस की थी घटना। ओह, इटली के एकीकरण से था। किससे था? इटली के एकीकरण से। यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई? यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई? तो सन 1830 ईस्वी में। कब आई थी? 1830 ईस्वी में। जर्मन संस्कृति में योक्सजिस्ट का आशय था। योक्सजिस्ट का आशय था तो किससे था? राष्ट्र से। जर्मन संस्कृति में योक्सजिस्ट का आशय राष्ट्र से था। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस से देश से था? तो जर्मनी से। ऑटो वान बिस्मार्क कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का। तो आइए देखते हैं फिर आगे। फिर क्वेश्चन नंबर 21, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो ऑटो वान बिस्मार्क का। किसकी थी? ऑटो वान बिस्मार्क का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? तो किसने बनाया था? ज्यूसेप्पे मोत्सिनी ने। किसने बनाया था? ज्यूसेप्पे मोत्सिनी ने। अगला, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो कौन था? ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। अगला, निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? हाँ, कौन सा ऐसा युद्ध हुआ था जर्मनी के एकीकरण का जिससे स्वप्न पूर्ण हो चुका था? तो फ्रांस प्रसा युद्ध। कौन सा था? फ्रांस प्रसा युद्ध। लास्ट क्वेश्चन इसका, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? तो सन कितने? 1871 ईस्वी में। जनवरी के 1871 ईस्वी में इसे प्रसा का राजा घोषित किया गया। तो पाठ चैप्टर 1 का सभी बहुविकल्पी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 आपका शुरू है। देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था तो किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो सन 1914 में। किस में हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 में प्रारंभ हुआ था। फिर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो सन 1915 ईस्वी में। किसमें? वर्ष 1915 ईस्वी में। फिर भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता था? तो किसे कहा था? महात्मा गांधी को। किसे कहा जाता था? महात्मा गांधी को। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन, भारत वापस आने पर महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो कहाँ किया था पहला सत्याग्रह? चंपारण में। हाँ, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो चंपारण में। फिर महात्मा गांधी का विचार था, तो महात्मा गांधी का विचार क्या था? धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। अगला, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट। क्या था? रॉलेट एक्ट। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो सन 1919 में। अगर पूछ ले रॉलेट एक्ट हत्याकांड कब हुआ था, रॉलेट एक्ट कब हुआ था, तो ये भी सन 1919 में। जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई? तो जलियांवाला बाग में गोलियां जनरल डायर ने चलवाई। कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया था? तो कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन नागपुर में दिसंबर 1920 में अपनाया गया था।
कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन नागपुर में दिसंबर 1920 में अपनाया गया था। अगला, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो नागपुर में। हाँ, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं नागपुर, तो यहाँ भी नागपुर। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। किसने की? महात्मा गांधी ने। फिर असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो बाबा रामचंद्र ने। अवध में किसने नेतृत्व किया? बाबा रामचंद्र। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? तो चौरी चौरा कांड वर्ष 1922 ईस्वी में घटित हुआ। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? तो 1922 ईस्वी में। आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई। साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि आयोग में कोई ब्रिटिश सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हुए? तो लाला लाजपत राय। अर्थात इतना लाठीचार्ज हो गया था पुलिसों का कि लाला लाजपत राय का निधन हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? तो सन 1929 ईस्वी में। कब किया था? वर्ष 1929 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का कब चलाया गया? तो वर्ष 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में। तो ये प्रश्न देखिए, दो प्रकार से पूछता है। गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कहाँ किया था? या गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो डांडी। कहाँ किया था? डांडी। गांधी जी ने डांडी यात्रा की थी नमक कानून को लिए, हाँ, तोड़ने के लिए। फिर किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई? तो किससे हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में किसके साथ शुरू किया गया था? तो डांडी मार्च से। हाँ, किसके साथ? डांडी मार्च से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और यह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका था? तो बाल गंगाधर तिलक का था। किसका था? बाल गंगाधर तिलक का। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय है, बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? तो पेरियार रामास्वामी नायकर समाज सुधारक थे। इस प्रकार से चैप्टर 2 भी आपका समाप्त हुआ। अब मिलते हैं अपने एक फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। हाँ, थैंक यू।